Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Importance of Manufacturing of Class 10 Geography, chapter number 6. So इस सेक्शन में हम मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस जानने वाले हैं कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नॉर्मली डेवलपमेंट की बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है. मतलब कि अगर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट हमें देश में चाहिए, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे सोशल डेवलपमेंट, हर एक तरह की डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. सो मैन्युफैक्चरिंग industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. देखो ऊपर जो बातें की गई हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन है डेवलपमेंट का, तो वो जनरल डेवलपमेंट बोली गई है कि भाई किसी भी देश में अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए. ठीक है. फिर वही बात कर रहे हैं हम कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे जरूरी होता है मैन्युफैक्चरिंग. बट अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर पे. तो अगर हम पर्टिकुलरली हमारे देश की इकोनॉमी की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी की जो बैकबोन हम कहेंगे वो हम कहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को. बट हमें ये पता है कि अगर हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनना है, अगर हमारे देश को एक ऐसा नेशन बनना है जो कि अमेरिका, यूरोप, इन जैसी नेशन से कंपेयर कर सके, compete कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा. ठीक है. अभी हमारे देश में क्या है? क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है. ठीक है. बट अगर हमें ओवरऑल डेवलप करना है, हमें और ज्यादा आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे और मजबूत करना पड़ेगा. राइट. तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि वो लोगों की जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर उसको भी कम करती है. मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एग्रीकल्चर कैसे मॉडर्नाइज हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है? अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नई नई मशीनरीज बन रही हैं जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं? वो इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, वो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं. वहां पे क्या हो रहा है? ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. वो जो ट्रैक्टर बन के आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, वो यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है और ज्यादा मजबूत हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है. इसी तरीके से बहुत सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीजें फैक्ट्रीज में बनती हैं, इंडस्ट्रीज में बनती हैं, और वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं और उसे और ज्यादा मजबूत बना रही हैं. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को तो सपोर्ट करती ही हैं, एग्रीकल्चर को तो मॉडर्नाइज करती ही हैं, बट उसके साथ साथ हमारे देश में जो हैवी डिपेंडेंस है लोगों की एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग जो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं, इस डिपेंडेंस को कम करने का काम भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती हैं. मतलब कि एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं? वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स में. और फिर जब यहाँ पे इन सेक्टर्स में, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर में, जब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो लोग जो हैं, जो फालतू में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मतलब मान लो एग्रीकल्चर में एक खेत है, एक जगह है, एक गांव है, इस गांव में जो भी खेत है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है. उस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है, बट यहाँ पे 15 लोग खेती कर रहे हैं. अब जब शहर में या बाहर जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा 5 लोग लगे हुए हैं ये जाके यहाँ पे जॉब करने लगेंगे. यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसको अपना लेंगे, उसको एक तरीके से वहां पे जाके काम करने लगेंगे. तो अब यहाँ पे कितने लोग काम करेंगे खेत में? जितने लोगों की जरूरत थी, 10 लोगों की जरूरत थी, 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे अब 5 लोगों को और एक्स्ट्रा जॉब मिल गई. जब यहाँ पे 15 लोग काम कर रहे थे तब भी एग्रीकल्चर से उतनी इनकम आ रही थी, अब 10 लोग काम कर रहे हैं तब भी एग्रीकल्चर से उतनी इनकम आएगी. बट फायदा क्या हो रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा 5 लोग थे अब ये जाके जॉब कर रहे हैं और उनकी इनकम अब बढ़ गई. ठीक है.
तो क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो लोगों की जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर के ऊपर उसको कम करने का काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर हम चाहते हैं हमारे देश से कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो बेरोजगारी है वो हटे, गरीबी हटे, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी और गरीबी हमारे देश से हटे तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। प्री कंडीशन मतलब कि सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तभी जाके हम अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हटा पाएंगे। This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. अब यही जो फिलॉसफी है कि भाई अगर हमें हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को हटाना है उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी जरूरी होगी। इसीलिए क्या किया गया, हमारे देश में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लाई गई, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं चलाई गई जो कि गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा कंपनीज जो है वो स्टार्ट की गई और जॉइंट वेंचर्स आई। जॉइंट वेंचर मतलब कि एक तरीके से जिसमें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी इन्वॉल्व है। तो पब्लिक प्लस प्राइवेट का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहेंगे जॉइंट सेक्टर। तो जॉइंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इसीलिए आई ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और हमारा जो एम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को हटाने का वो पूरा हो सके, उसकी तरफ हम कदम बढ़ा सकें। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. तो ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट वेंचर्स लाए गए, इनका क्या एम था कि भाई सबसे पहले तो ये जो प्री कंडीशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की उसको पूरा किया जाए। दूसरा कि भाई जो डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ जैसे मान लो साउथ में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि काफी ज्यादा डेवलप्ड है। वही हमारे कुछ ऐसे देश में जगहें हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, जो कि एक तरीके से पिछड़े हुए हैं। तो वो जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको भी डेवलप करने के लिए उन जगहों पर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर जो वेंचर्स हैं वो सेटअप किए गए ताकि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो भी आगे बढ़ सके, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों जरूरी हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जब हम हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम दूसरे देश में पहुंचाते हैं तो हमारे देश का ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, हमारे देश का व्यापार बढ़ता है कि भाई हमारे देश से लोग जो है वो दूसरे देशों में सामान बेच रहे हैं। जब हम दूसरे देशों में सामान बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। मतलब कि मान लो हमारे पास कोई सामान है, ठीक है, हम उस सामान को फॉर एग्जांपल स्पाइसेस है, अब उन स्पाइसेस को हम मान लो अमेरिका को बेच रहे हैं। अब अमेरिका हमें स्पाइसेस के बदले क्या देगा, डॉलर देगा, फॉरेन करेंसी देगा, और वो जो डॉलर है वो हमारे देश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें हम जमा कराएंगे। तो फॉरेन रिजर्व्स जो है वो एक किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर हमें दूसरे देशों से कुछ चाहिए, मान लो हमें अमेरिका से ही कोई इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, मान लो हमें अमेरिका से कोई आर्मी के लिए कोई प्लेन चाहिए या कोई जेट फाइटर वगैरह चाहिए, ठीक है, अब वो हम कैसे लेंगे, अमेरिका सिर्फ डॉलर में डील करेगा। जब हम अमेरिका को डॉलर देंगे तभी जाके वो हमें जो फाइटर जेट है वो दे पाएगा। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होगा ही नहीं, अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हम अमेरिका से कुछ भी कैसे खरीद पाएंगे। तो अगर हमें कोई चीज खरीदनी है दूसरे देश से, अगर हमें इंपोर्ट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हो। और फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम किसी को सामान बेचेंगे, हमने दूसरे देश को सामान बेचा, उसने हमें फॉरेन करेंसी दी, जो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी फिर उससे हम अपनी जरूरत का सामान किसी दूसरे देश से खरीद पाएंगे। तो इसीलिए जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम दूसरे देशों को बेचेंगे तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेंगे, हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बढ़ेगा। Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. अब ऐसी कंट्रीज जो अपने देश में रॉ मटेरियल को और ज्यादा प्रोडक्टिव मटेरियल में चेंज करती हैं और ज्यादा नई वैरायटी निकालती हैं फिनिश्ड गुड्स की जो कि हायर वैल्यू वैल्यू का होता है, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी कंट्रीज क्या होती हैं, ज्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ये देखो, टमाटर है, ठीक है, अब टमाटर मान लो 20 रुपए किलो बिकता है, वो 20 रुपीज केजी आ जाएगा। बट टमाटर से बनी जो टोमेटो सॉस है वो मान लो 200 रुपए पर केजी आ रही है।
तो आप डिफरेंस देख रहे हो। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, सस्ता होता है। जब टमाटर है वहां पे क्या है कि वो मतलब सिर्फ 20 रुपए केजी का है, बट उसको जब हम प्रोसेस कर देंगे, उसमें जब हम और ज्यादा वैल्यू ऐड कर देंगे और उससे जब हम टोमेटो सॉस बनाएंगे तो वो टोमेटो सॉस और ज्यादा महंगी बिकेगी। पहले मान लो हम किसी को टमाटर बेचते तो हमें सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं, बट वहीं अब हमने टमाटर से क्या किया, सॉस बना दी और वो सॉस अब हमें 200 रुपए की मिल रही है। तो जब हम प्रोसेस करके चीज को बेचेंगे, जब हम रॉ मटेरियल को और ज्यादा वैल्यूएबल चीज बना के बेचेंगे, तब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, हम ज्यादा प्रॉस्पर होंगे। तो कोई भी ऐसा देश जो कि अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है, उसको नया फिनिश्ड गुड बनाता है, उसको और ज्यादा प्रोडक्टिव गुड बनाता है, ऐसा देश क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होता है, बहुत ज्यादा समृद्ध होता है। India's prosperity lies in increasing and diversifying manufacturing industries as quickly as possible. तो अगर इंडिया को प्रॉस्पर होना है, इंडिया को और ज्यादा समृद्ध होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से जल्दी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करना होगा और ज्यादा बढ़ाना होगा। मतलब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए। और इंडस्ट्रीज भी कैसी हो, सिर्फ एक सेक्टर में ना हो बल्कि डाइवर्सिफाई हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा बनाए जा रहे हैं, कॉटन से शर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग एरियाज में काम करनी चाहिए। हमारे पास हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑपरेट करनी चाहिए, तब जाके हम प्रॉस्पर हो पाएंगे। और ये जो चीजें हैं कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जल्दी से जल्दी बढ़ानी है और डाइवर्सिफाई करनी है, ये काम हमें जल्दी से जल्दी करना होगा ताकि हमारा देश आगे डेवलप कर सके। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अब जब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे से अलग नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड। ये दोनों जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दोनों एक साथ चलती हैं, हाथ में हाथ डाल के चलती हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastics, PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. सो एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, वो क्या करती हैं, वो एग्रीकल्चर को मेजर बूस्ट देती हैं। एक तरीके से वो एग्रीकल्चर को और ज्यादा आगे बढ़ा रही हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना मतलब कि जैसे मान लो किसी खेत में पहले 500 केजी जो गेहूं है वो उगता था, बट अब नई मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के यूज की वजह से अब क्या हो रहा है कि अब सेम खेत में 500 नहीं बल्कि 700 केजी गेहूं उगता है। तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अब और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन निकल के आ रही है। तो ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही हैं, जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प कर रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के, उनको और ज्यादा पैसा देके, मतलब जो फार्मर्स है उनकी इनकम और ज्यादा बढ़ रही है एग्रो इंडस्ट्रीज की वजह से। कैसे, जैसे जो एग्रो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती हैं, वो रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही हैं, चाहे सामान लेने के लिए या सामान देने के लिए। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रीज बोथ वे में है। ऐसे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से, फार्मर्स से सामान लेती हैं, परचेज करती हैं, या फिर जो फार्मर्स को अपना सामान बेच रही हैं, बना के सामान बेच रही हैं, दोनों ही तरीके की इंडस्ट्रीज को हम एग्रो इंडस्ट्रीज कह रहे हैं। ठीक है, तो एग्रो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो रॉ मटेरियल के लिए फार्मर पे डिपेंड करती हैं। मान लो कोई सॉस बनाने वाली जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो किसी फार्मर से टमाटर खरीदेगी। तो यहाँ पे जो सॉस बनाने वाली कंपनी है उसके लिए रॉ मटेरियल टमाटर है, और टमाटर कहाँ से आ रहे हैं, किसान से आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे जो इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड कर रही हैं रॉ मटेरियल के लिए। तो मतलब जो फार्मर्स है उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा इंडस्ट्री से अपने टमाटर बेचने के लिए। इसी तरीके से कोई इंडस्ट्री है जो कि अगेन ट्रैक्टर बनाती है, वो फर्टिलाइजर बनाती है, वो इरिगेशन पंप्स बनाती है, पीवीसी पाइप्स वगैरह बनाती है, नए नए टूल्स बना रही है। वो जो इंडस्ट्री है वो अपने इस सामान को, इस ट्रैक्टर को, मशीन्स को, पीवीसी पाइप्स को किसको बेचेगी, फार्मर को। और फार्मर जब इन चीजों को खरीदेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अब वो मशीन से और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। फर्टिलाइजर डालेगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन निकल के आएगी। पेस्टिसाइड्स वगैरह से जो फसल में कीड़े लगते हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है, इरिगेशन अगर बेहतर तरीके से होगा तो क्या होगा, फसल और ज्यादा अच्छी अमाउंट में आएगी और ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज है वो सपोर्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर को। और एग्रो इंडस्ट्रीज एक्चुअली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, ये एग्रीकल्चर के साथ मिलके
चलती हैं, एक साथ चलती हैं, ये दोनों चीजें अलग नहीं है। जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही हैं और एग्रीकल्चर जो है वो एग्रो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। अगर जो फार्मर है वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को नहीं देगा तो वो जो इंडस्ट्री है वो कैसे अपना सामान बनाएगी। अगर जो फार्मर टमाटर बेचता है, अगर वो कंपनी को, इंडस्ट्री को टमाटर नहीं बेचेगा तो वो जो इंडस्ट्री है वो कभी टमाटो सॉस नहीं बना पाएगी। इसी तरीके से अगर इंडस्ट्री अपने टूल्स, अपनी मशीनरीज फार्मर को नहीं बेचेगी तो फार्मर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये दोनों एक साथ चलती हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made production process very efficient. तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एग्रीकल्चर जो करते हैं लोग, जो फार्मर्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद नहीं की है बल्कि पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज्यादा इफिशियंट बना दिया है और ज्यादा आसान बना दिया है, बेहतर बना दिया है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से अब हमारे देश में और ज्यादा प्रोडक्शन होती है। जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको और ज्यादा फसल देखने मिलती है और उनको और अच्छा दाम मिलता है। इसके साथ साथ पहले देखो, पहले जब मशीनरीज वगैरह नहीं होती थी तो जो लोग हैं वो खेतों को जोतते थे, हल से जोतते थे वो, ठीक है, हाथ से सारा काम करते थे। कोई मशीनरी वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, कोई केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें नहीं थी, फसल खराब हो जाती थी। बट अभी क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो पूरा एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो और ज्यादा इफिशियंट बन चुका है। In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. अगर हम आज की बात करें तो आज की जो पूरी दुनिया है ना वो एक ग्लोबल विलेज है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जब एक जो इकोनॉमी है, एक जो नेशन है वो बाकी बहुत सारे देशों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे देशों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज हमारे देश में कुछ भी होगा, हमारे देश में जो भी होगा उसका असर कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर पड़ेगा और दूसरे देशों में कुछ भी होगा उसका असर हमारे देश पे पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आज की डेट में सारे देश, और यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन। हम अपना सामान जो है किसी से खरीदते हैं, हम अपना सामान किसी को बेचते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, यही ग्लोबलाइजेशन है। अब इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें अगर स्टैंड आउट करना है, अगर हमें सर्वाइव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें और ज्यादा इफिशियंट बनाना होगा, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के केस में क्या है कि भाई हमारे देश में कोई दूसरा देश अपना सामान बेच सकता है। मान लो हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत फेमस कपड़ा है, कॉटन है, टेक्सटाइल है। हम लोग टेक्सटाइल के लिए जाने जाते हैं, हम हमारा सामान, हमारी जो टेक्सटाइल है वो दूसरे देशों को बेचते हैं। अब क्या हो अचानक से अगर हमारी इंडस्ट्रीज को हम डेवलप ना करें, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको हम मॉडर्नाइज ना करें, और कोई दूसरा देश, मान लो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत नई नई मशीनें बना ली और बहुत सस्ते में वो कपड़े बना के हमारे देश को बेचने लगे, जैसा कि हकीकत में हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो इससे क्या होगा कि जब वो अपने वहां से कपड़ा बना के, मशीनों से कपड़ा बना के हमारे देश में बेचेंगे तो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाएंगी, हमारे देश की इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। जितने भी लोग हैं वो यूके का बना हुआ कपड़ा खरीदेंगे, ब्रिटिशर्स जो कपड़ा बना के बेच रहे हैं वो खरीदेंगे, और हमारे जो बने हुए कपड़े हैं वो कोई नहीं खरीदेगा। जब हमारे देश के बने हुए कपड़े कोई नहीं खरीदेगा तो उससे क्या होगा, हमारा देश एक तरीके से पीछे हटने लगेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएंगी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर ऐसा सिनेरियो हमें नहीं चाहिए, इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो इंडस्ट्री है उसे अप टू द मार्क रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना पड़ेगा, ताकि कंपटीशन बना रहे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई और देश आके हमारे देश की इंडस्ट्री को तबाह कर दे और हमें लूट के ले जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमारे देश की इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनाना है, मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी एकदम अप टू द मार्क रखना है, जो भी दुनिया में चल रहा है वैसी प्रॉपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। अगर हम कहें कि हम सारा काम खुद ही कर लेंगे, जितनी भी चीजों की हमें जरूरत है वो हम अपने ही देश में कर लेंगे, बना लेंगे, तो वो चीज भी काफी नहीं होगी, और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे देश में हमें जितनी भी चीजों की जरूरत है वो सब हम खुद अपने देश में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बहुत ज्यादा पेट्रोलियम की जरूरत होती है, बट जितनी हमारी डिमांड है पेट्रोलियम की, उतना पेट्रोलियम हमारे देश से नहीं आता। हमारे देश की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देशों से पेट्रोलियम खरीदना पड़ता है। तो अगर हम बात करें सेल्फ सफिशिएंसी की, तो वो इनफ नहीं होगा। अगर हम सारी चीजें खुद ही सोचें कि अपने ही देश में जो भी
होगा, जो भी बनेगा उससे ही काम चलाएंगे, उससे ही डेवलप कर जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ेगी। Our manufactured good must be at par in quality with those in international market। और हमारे देश में जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दूसरे जो देश हैं, इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जैसी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है वैसी ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें हमारे देश में बनाने होंगे ताकि हम सरवाइव कर सकें। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई दूसरा देश बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा और वो हमारे देश में बेचने लगेगा तो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाएंगी। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जब हम हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी पे रखेंगे, जब हम हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है उन्हें एकदम अप टू द मार्क रखेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तब जाके हम कहीं इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव कर सकेंगे। नहीं तो किसी दूसरे देश की जो कंपनीज है वो आएंगी हमारे देश में और हमें एक्सप्लॉइट करेंगी, हमें लूटेंगी, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने किया था। तो वो सीन अगर हम चाहते हैं ना हो, वो सेम चीज वापस ना दोहराई जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा।